31वें दिन भी राजा भोज शुभ मुहूर्त पर सिंहासन पर आसीन होने की आस लिए राज दरबार में पहुंचे। वे इस आशा में थे कि संभव है कोई पुतली विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाए जिसकी वह बराबरी कर सके, उन्होंने सिंहासन पर बैठने का अवसर मिल जाए। इसी आशा को लिए जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी सिंहासन से कौशल्या नाम की 31वीं पुतली उनके सामने प्रकट हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठहरो राजा भोज, मेरी कथा सुने बगैर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। मैं अपनी कथा में तुम्हें यह भी बताऊंगी कि राजा विक्रमादित्य के बाद उनका खुद का बेटा इस सिंहासन पर न बैठ पाया। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। उन दिनों वे बन के अपने आवास में साधना रत में थे। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन को देखने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने देवी द्वारा प्रदत्त बेतालों को याद किया। याद करते ही दोनों बेताल उनके सामने उपस्थित होकर बोले, क्या आदेश है राजन? विक्रमादित्य ने पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, मुझे उस स्थान तक पहुंचाओ जहां वह स्वर्ण भवन दिख रहा है। आज्ञा पाते ही दोनों बेताल विक्रमादित्य को अपने कंधों पर बिठाकर उड़ चले। कुछ देर में उन्होंने विक्रमादित्य को उस पहाड़ी से कुछ दूर पहले वहां उतार दिया जहां ज्योतिपुंज दमक रहा था। उन्होंने कहा, स्वामी, इससे आगे हमारा जाना ठीक नहीं है। वह एक योगी का महल है। उसने अपने महल के चारों ओर तंत्र का घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार कर वहीं आगे बढ़ सकता है जिसने उस योगी से भी अधिक पुण्य अर्जित कर रखे हों। यह सुनकर विक्रमादित्य इस बात को परखने के लिए कि उसका पुण्य कितना है, उस भवन की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे भवन के द्वार तक पहुंच गए। तभी अचानक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भवन के अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है उसे आने दो, इसका पुण्य मुझसे कहीं ज्यादा है। यह सुनकर अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया। राजा रास्ता साफ देख विक्रमादित्य निडर होकर महल में प्रवेश कर गए। किसी मनुष्य के आगमन की आहट पाकर वहां हो रहा गायन, संगीत और नृत्य एक झटके में रुक गया। सुंदरियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। योगी की भुपटी तन गई। वह कुपित होकर उठ खड़ा हुआ और क्रोधित होता हुआ बोला, कौन है तू और तुझे किसने यहाँ तक आने दिया? जल्दी बोल, वरना मैं अपने शाप से अभी तुझे भस्म कर दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए यहाँ तक आ गया। मुझे आपके दर्शन की उत्सुकता थी। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही साधु चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी आप जैसे महापुरुष के दर्शन होंगे। मैं धन्य हो गया महाराज। यह कहकर उसने विक्रमादित्य का स्वागत सत्कार किया। फिर भावपूर्ण स्वर में पूछा, बोलिए राजन, क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। विक्रमादित्य बोले, ऋषिवर, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह अद्भुत भवन और यहाँ की सुख सुविधाएं दे दें। योगी बोला, ठीक है राजन, मैं यह भवन आपको देता हूँ। योगी उस अद्भुत भवन को विक्रमादित्य को सौंपकर उसी समय वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह जंगल में काफी दूर पहुंच गया। वह कई दिनों तक वन में भटकता रहा। एक दिन अचानक उसकी भेंट अपने गुरु से हो गई। उसके गुरु ने उसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा। तब वह बोला, गुरुदेव, मैंने अपना भवन विक्रमादित्य को दान कर दिया। यह सुनकर गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू भी किसकी बातों में आ गया? वह तो स्वयं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी है। उसे तेरे भवन से क्या काम? अपनी मृत्यु को निकट जानकर वह अपनी कुटिया में ईश्वर का भजन करता हुआ परलोक सिधार रहा होगा। तू वापस लौटकर कुटिया के सामने ब्राह्मण का रूप बनाकर जा और उनसे अपने रहने की जगह के बारे में बात कर। जब वह स्थान के बारे में पूछे तो तू उसी भवन को मांग लेना। गुरु का परामर्श मानकर वह योगी ब्राह्मण का वेश बनाकर उस कुटिया में जाकर विक्रमादित्य से मिला, जिसमें वे साधना कर रहे थे। उसने विक्रमादित्य से अपने रहने के लिए जगह की याचना की। विक्रमादित्य ने सहज भाव से कहा, ब्राह्मण देवता, जहां आपका जी चाहे उसी स्थान का चयन कर लें।
ब्राह्मण वेशधारी योगी बोला, राजन, अगर आप मुझे जगह देना ही चाहते हैं तो मुझे यह भवन दे दीजिए जिसे मैंने आपको दान में दिया है। यह सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुराते बोले, योगी राज, उस भवन को तो मैं उसी समय छोड़कर अपनी कुटिया में आ गया था। मैंने तो बस आपकी परीक्षा के लिए वह भवन लिया था। यह कथा सुनकर पुत्री बोली, सुना तुमने राजा भोज? ऐसे थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। वे धर्म कर्म वाले तो थे ही, त्यागी भी इतने थे कि स्वर्ग भवन पाकर भी क्षण भर में त्याग दिया था। क्या ऐसा तपस्वी राजा दूसरा हो सकता है? पुतली ने अपनी कथा जारी रखते हुए आगे कहा, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से आगे बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, वे थे तो मानव ही मृत्यु लोक में जन्म लिया था। इसलिए एक दिन उन्होंने दहलीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। देवताओं ने उनकी चिता पर फूलों की वर्षा की। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र जेठपाल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जब जेठपाल दरबार चलाने के लिए सिंहासन पर बैठा तो उसका सिर चकरा गया और वह नीचे गिरकर अचेत हो गया। मूर्छा की अवस्था में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे अपने पिता दिखाई दिए जो उससे कह रहे थे, पुत्र, यह सिंहासन देवताओं का है, इस पर बैठने का प्रयास मत करना। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो परम गुणी हो, जिसमें देवत्व हो। वह परोपकारी, दानशील और दूसरों का दुख दर्द समझने और उनको निवारण करने की पूरी क्षमता रखता हो। जब तुम में गुण आ जाएंगे और तुम सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें स्वप्न में आकर बता दूंगा। जब कई दिनों तक विक्रमादित्य जेठपाल के सपने में नहीं आए तो वह चिंतित रहने लगा कि इस सिंहासन का क्या किया जाए। उसने यह बात अपने वृद्ध मंत्री को बताई तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि तुम सच्चे मन से अपने पिता का स्मरण करके सोओगे तो वे जरूर तुम्हें सपने में आकर बताएंगे कि इस सिंहासन का क्या करना है। जेठपाल ने रात में सोने से पहले अपने पिता का स्मरण किया। विक्रमादित्य ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उससे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने को कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि कालांतर के प्रभाव से जब भी कोई सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा वह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। पिता के परामर्श के अनुसार जेठपाल ने उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया और उज्जैन छोड़कर अम्बावती नगरी जाकर अपना राज्य बसाया। अपना कथन समाप्त कर पुत्री बोली, राजा भोज, जब विक्रमादित्य का अपना पुत्र जेठपाल इस सिंहासन पर न बैठ सका तो तुम उस पर भला कैसे बैठ सकते हो? यह कहकर पुतली सिंहासन पर जाकर अपने स्थान पर अदृश्य हो गई। राजा भोज ने अब निश्चय कर लिया कि अब वे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वे अपने महल में लौट आए। 32वीं पुतली रानी रूपवती 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देना चाहिए जहां से वे इसे निकाला गया है। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गईं। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गईं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बताया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीजों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा दी और आकाश की ओर उड़ गईं। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोदा गया तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया। मिट्टी डालकर फिर वैसे ही टीला निर्मित कराया गया जिस पर बैठकर चरवाया अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है जिसमें सिंहासन के साथ
पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा, यह वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण में यह चार भी रूपी कथा नहीं भी मिल सकती है, मगर जन साधारण में काफी प्रचलित है। कई साल बीत गए, वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते थे। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देना चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुंचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर निकालकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़े के प्रहार से उसे तोड़ना शुरू किया। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती है कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न मणि के जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने में उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंहासन भूता है। भूतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूरी उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबवा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट लिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीने की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जोहरियों को वेश धरकर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वे रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जौहरियों से करवाई। सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वे सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरे और माणिक्यों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्धि राजा भोज के दरबार में तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उन्हें लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीलों को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वे राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विमर्श किया तो वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का ना हो तथा रत्न और माणिक्य कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि ये असंभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जोहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई तथा वह एकदम पीला पीतल का हो गया था।
रत्न माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है। इसे अपवित्र कर दिया गया है। इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा, अब इस मृत सिंहासन का स्रोत विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया तथा मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। दोस्तों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा गया, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों का विश्वास है कि आज भी महाराजा विक्रमादित्य किसी खूबियां वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।